अगर हम बात करें 3 से 77 की, तो वहां पर भी बीजेपी उस वक्त भी नारा लगा रही थी अब की बार 200 पार। कई विश्लेषकों ने कहा भी था, प्रिडिक्ट भी किया था, कहा था कि भाई मोमेंटम तो था लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था। तो इस बार पिछले 5 सालों में बीजेपी ने 2021 के बाद क्या कोर्स करेक्शन किया है जिससे वो मोमेंटम जो है वो कन्वर्जन में इस तरह कन्वर्ट हुआ कि मैजिक नंबर नहीं, अब 190 को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, आप सालों साल एक प्रदेश में सिर्फ वामपंथ को देखते हैं, एक प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस को देखते हैं, एक प्रदेश में सिर्फ तृणमूल को देखते हैं। वहां पर कार्यकर्ता को इस बात से जोड़ कर रखना कि तुम हिंसा को झेल रहे हो, तब भी विश्वास रखना, एक दिन समय आएगा और जैसे अटल जी ने कहा था, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। वो विश्वास सतत कार्यकर्ता में बनाए रखना एक नेतृत्व के लिए बड़ा कठिन होता है। हमारे नेतृत्व ने, नरेंद्र भाई ने, अमित भाई ने, हमारे संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये सतत विश्वास पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं में बनाए रखा। आप में से कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि भूपेंद्र यादव जी, सुनील बंसल जी, हमारे संगठन मंत्री BL संतोष जी, इन सब का सतत वहां प्रवास रहना, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, बूथ बाय बूथ संरचना करना, ये अकस्मात नहीं होता। ये महीनों की, सालों की मेहनत होती है। परिणाम आपको, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो स्वयं कहा एक बार कि भाई ऐसा नहीं है कि आज अचानक ही कुछ हो गया, ये वर्षों की तपस्या है, वर्षों का परिश्रम है। महिला आरक्षण पे चाहे टीएमसी हो या फिर डीएमके हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों का जो है स्टैंड रहा पार्लियामेंट में, क्या इस मैंडेट को उससे भी जोड़कर देखना चाहिए कि महिलाओं ने एक सबक सिखाया? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी दोनों ने अपने कैंपेन में बार बार, कैंपेन में भी, सदन में भी बार बार कहा कि महिला आरक्षण के इस विषय को आप पश्चिम बंगाल की अथवा किसी और भी इकाई की चुनाव के साथ ना जोड़ें। ये एक लार्जर विषय है, आगामी लोकसभा इलेक्शन का विषय है। तो अगर मैं आपके प्रश्न की पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करने लगूं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को शय मिलेगी जो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्पेशल सेशन इसलिए किया गया ताकि असेंबली इलेक्शंस पर उसका कोई प्रभाव देख प्रीति सके। जी, आपने कई अपने पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों का नाम लिया। खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह की भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कैंपेन को डिजाइन करके एग्जीक्यूट करने में उनका, और खासतौर पर जितना वक्त उन्होंने बंगाल में बिताया? मुझे लगता है सौरभ जी, आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कभी भी अलग अलग नहीं देख सकते। एक नेतृत्व है जो नर्चर करता है कैपेसिटी को, और एक कैपेसिटी है जो डिलीवर करता है। तो मुझे लगता है कि जुगलबंदी जो है अमित शाह और नरेंद्र भाई की, उसको कोई भी नदारद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देखा है, एक नेता के नाते वो कितने भावुक होते हैं अपने कार्यकर्ताओं के हित चिंतक कितने हैं, कि अगर एक कार्यकर्ता बीमार भी होता है, और आपको कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ऐसे मिलेंगे, आपको याद दिलाती हूँ कोविड के वक्त जो कहते हैं अकस्मात प्रधानमंत्री का फोन आया और वो पूछ रहे थे स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। प्रधानमंत्री रीच आउट करते हैं अगर किसी कार्यकर्ता को कोई आर्थिक चुनौती आती है, सामाजिक चुनौती आती है, किसी की निर्ममता से हत्या होती है, तो प्रधानमंत्री का ये भावुक स्वभाव सभी कार्यकर्ताओं ने देखा है। उस व्यक्ति का संयम रखना और लोगों का विश्वास पुनर्स्थापित करना कि चिंता मत करो, लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने रखो, लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से सत्ता को पलटते हुए देखो और सेवा का मौका प्राप्त करो। ये कोई आसान बात नहीं है। जितना मैंने देखा उनकी राजनीति को, वो एक बहुत ही भावुक और अपने आइडियोलॉजी के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जहां तक कि अमित शाह की आप बात करें, तो मुझे लगता है सबसे टेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो प्रश्न था जब उनसे पूछा गया कि आपके खिलाफ भाईपो ने बहुत ही असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से और संयमता से उस बात को दरकिनार कर दिया। फोकस पूरा का पूरा उनका चुनाव में छोटे से छोटे पहलू पर रहा। देवेंद्र जी मेरे कार्यशैली का उल्लेख कर रहे थे, उससे बेहतर कार्यशैली आपने अमित शाह और प्रधानमंत्री की देख ली है। वो कभी फोकस अपना हटने नहीं देते, और 3 से 77 की यात्रा को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि आज के परिणाम को। वो नहीं कहते अकस्मात सब चीजें हो जाएंगी। वो कार्यकर्ता में ये डिसिप्लिन इंस्टिल करते हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन अंत में कमल खिलेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अटल जी की लाइन, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। आप अभी भावनाओं की बात कह रही थी स्मृति जी, आप चूंकि इतनी सारी रैलियां वहां पर इतनी सारी महिलाओं पुरुषों से मिलकर आई हैं, जब आप उनसे मिलती थी, उनसे बात करती थी, वो अपनी क्या भावनाएं आपके सामने रखते थे?
मुझे लगता है मीनाक्षी जी, आपने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के प्रति भावनात्मक लोगों का नाता देखा, जिस प्रकार से हुजूम आता था अमित शाह का अभिनंदन करने, नरेंद्र मोदी अमित शाह सेफ्टी की गारंटी बन गए थे। पश्चिम बंगाल का वो वोटर जो कह रहा था मैं गुड गवर्नेंस के पक्ष में वोट करना चाहता हूं लेकिन भयभीत हूं क्योंकि मेरे घर की औरतों का बलात्कार कहीं ना हो जाए। पश्चिम बंगाल ने वो दृश्य भी देखे जब नौजवान कार्यकर्ताओं को फांसी लगाई गई सरेआम खेत में ताकि पूरा गांव देख सके। तो मुझे लगता है ऐसे में मेरे नेतृत्व का इस विश्वास को स्थापित करना कि चिंता मत करो, आमड़ा अच्छी, आई थिंक वो जो हमारा नारा था भॉय आउट भरसा इन, आज उसको आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होते देख रहे हैं। स्मृति जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल फाइनली खिलना, इस तरह से सत्ता में आना, एक भाजपा के कार्यकर्ता के लिए, खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, आपके लिए, ये कितना इमोशनल है कि राज्य भर नहीं है, इससे बहुत सारे सेंटिमेंट। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज वाकई में एक धारा 370 हटाकर और आज पश्चिम बंगाल में जीत सुनिश्चित करके सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से बात करें, नितिन नवीन जी के हिसाब से, स्मृति जी, तो लगता है कि बहुत सारा सौभाग्य लेके अपने साथ पद पे आए हुए हैं। जिस राज्य के वो हैं, बिहार, कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा, 4 महीने के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री वहाँ हो गए। बंगाल में बीजेपी का शासन, बहुत सारा लकी चार्म लेके आए हैं नितिन नवीन जी। मैं उनके कार्यशैली, उनकी कर्मठता, उनके हार्डवर्क को कहीं ना कहीं निम्न नहीं करना चाहती देवेंद्र जी, लेकिन निश्चित रूप से ही इज आवर लकी मैस्कॉट।